Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the learning session of protocol writing. I am Professor Dr. Ashraf Chaudhary, HOD Community Medicine, CMH Lahore Medical College. Today we'll learn how to write protocol. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, okay, thank you. These will be the learning objectives of today's session. अच्छा, before we start today's discussion, I want to make one announcement that there will be in the last session जो कि 30 सितंबर को मेरा ख्याल बनता है, उसमें दो चीज़ें होंगी. एक तो आपसे फीडबैक लिया जाएगा रिगार्डिंग दिस कोर्स, और उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो आपका टेस्ट होगा, MCQ टेस्ट 60 मार्क्स का होगा. वन बेस्ट चॉइस आउट ऑफ 4 चॉइसेस यू हैव टू सिलेक्ट, और उसके 60 मार्क्स हैं. और सेकंड जो है टोटल 100 मार्क्स है. 40 मार्क्स है कि आपने उसी 30th या उससे पहले आपने जो प्रोटोकॉल, आपने किसी भी टॉपिक पे आपने प्रोटोकॉल राइट करके यू हैव टू सबमिट एज असाइनमेंट. तो देन इट विल मेक यू एलिजिबल टू रिसीव हेल्थ केयर रिसर्च सर्टिफिकेट. तो इंशाल्लाह on 30th of September, after appearing in the test, you will become certified health researcher. तो ये दो चीज़ें हैं, और जो फाइनल टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे फिर इट विल नॉट मेक देम एलिजिबल टू रिसीव ए हेल्थ रिसर्च सर्टिफिकेट. तो ये याद रखें, जो मौजूद हैं अपने फ्रेंड्स को ही बता दें कि ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है इस टेस्ट में अपीयर होना और उसके बाद फीडबैक देना. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आप व्हाट आर वेरियस गाइडलाइंस. आपने एक प्रोटोकॉल या सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है, रिसर्च प्रोटोकॉल, उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट आप कैसे प्लान करेंगे, और अपनी रिसर्च के लिए आपका रैशनल क्या है, रैशनल कैसे लिखा जाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रपोज्ड मेथड फॉर डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स और क्वेश्चनरी एंड टू गाइड्स, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ये जो है रिसर्च प्रोटोकॉल. इसमें कुछ लोगों ने तो हो सकता है अटेंड भी की हो, तो मैंने फैकल्टी के लिए भी ये वर्कशॉप की फॉर्म में कंडक्ट की थी कॉलेज के अंदर, तो उनके लिए तो रेपुटेशन है. लेकिन ये है कि अब प्रैक्टिकली यू हैव टू सबमिट प्रोटोकॉल. तो इसमें एक चीज़ जो एंड पे मैं और भी बताऊंगा कि आप जो सिनॉप्सिस या प्रोटोकॉल है इसको पब्लिश भी करा सकते हैं. पहले तो होता था ना सिर्फ आपका जेन में तो यही है कि सिर्फ रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल भी पब्लिश हो सकती है. इसके लिए वेरियस साइट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप उसमें जाके अपनी रिसर्च प्रोटोकॉल जो है यू कैन सेंड फॉर पब्लिकेशन. ज़्यादातर इंटरनेशनल वो जर्नल्स हैं विच एक्सेप्ट योर प्रोटोकॉल फॉर द पब्लिकेशन. यू ऑल नो मी, देयर इज नो फर्दर नीड टू, पहले भी मैंने करा चुका हूँ अपना इंट्रोडक्शन. तो मोबाइल शुड बी ऑन साइलेंट मोड. क्वेश्चंस आर वेलकम एट एनी टाइम. डू नॉट कॉपी स्लाइड्स. ये तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. There are three pillars of the medical practice. We all know कि एक तो रिसर्च है और इफेक्टिव टीचिंग है, देन एक्सीलेंट पेशेंट केयर है. तो नेचुरली एक्सीलेंट पेशेंट केयर ये सारी इंटर रिलेटेड हैं. आप अगर रिसर्च नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट ए गुड रिसर्चर, यू आर नॉट ए गुड टीचर, और देन यू कैन नॉट प्रोवाइड एक्सीलेंट पेशेंट केयर. So all these three are full. This is the three pillars of the modern day medical practice.
तो नो नेशन कैन अफोर्ड टू इग्नोर। रिसर्च ऐसी चीज है कि इसमें नो नेशन कैन अफोर्ड टू इग्नोर, इसके बगैर आप न्यू एविडेंसेस पेशेंट प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तो ये ज़रूरी है कि एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टीचर शुड डू द रिसर्च। नाउ हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रोटोकॉल, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और फॉर द नोबल रिसर्चर इन एकेडमिया, प्रिपेयरिंग प्रपोजल कैन बी क्वाइट डांटिंग टास्क, इट रिक्वायर्स फोकसिंग वन थॉट one's thoughts and composing a plan of action for the research। नेचुरली एक नया एक रिसर्चर है, उसकी ज़रा मुश्किल होता है कि रिसर्च जो है प्रोटोकॉल का लिखना और प्लान ऑफ एक्शन फॉर रिसर्च जो करना। और स्टार्ट ऑफ जर्नी है, यहीं से अपना अपना रिसर्च का जर्नी स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल से। उसके बाद यू गो टू राइट योर रिसर्च आर्टिकल, इसको अप्रूव करा के प्रोटोकॉल को एथिकल रिव्यू कमेटी से। फिर आप अपना रिसर्च के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग के लिए फिर आप काम शुरू करते हैं। तो इसमें जो आप टाइम स्पेंड करेंगे इसको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग पे, वो नेचुरली लेटर ऑन आपको हेल्प करेगा आर्टिकल राइटिंग के अंदर। या थीसिस आपने राइट करना, या डेजर्टेशन, आप सीपीएस में हम डेजर्टेशन कहते हैं, एमफिल पीएचडी में थीसिस कहते हैं। तो वो जो भी आप नेचुरली अगर आपने अच्छा प्रोटोकॉल प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको नेचुरली हेल्प करेगा। कोई बता सकता है कि ये जो है रिसर्च प्रोटोकॉल और आर्टिकल राइटिंग में क्या फर्क है? एनीबॉडी? हाँ जी। सर रिसर्च प्रोटोकॉल तो सर बेसिकली समरी है कि चैट हमने में करना क्या है। जी। सर रिसर्च प्रोटोकॉल तो बेसिकली समरी है कि हमने करना क्या है फ्यूचर में, और ठीक। आर्टिकल बेसिकली जो हम कर चुके हैं जी सर जी, वो उसको उसकी राइटिंग है सर हमारी। बोले बोले। हेलो सर, यस सर। सर रिसर्च प्रोटोकॉल बेसिकली सर समरी है कि हमने फ्यूचर में प्लान क्या करना है, हमने आर्टिकल क्या लिखना है, हमने ठीक है, स्टडी क्या करना है। इसके और कंपोनेंट्स और आर्टिकल के कंपोनेंट्स में क्या फर्क है? इसमें कौन से सर कंपोनेंट नहीं साइनॉप्सिस, होते जो सर आर्टिकल में होते हैं? सर साइनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता और आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट होता है सर। और हाँ, सर एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होता। दूसरा और भी डिफरेंस है यस सर, कि डिस्कशन भी नहीं जो होती सर। सिनाप्सिस है इसके अंदर रिजल्ट्स नहीं होते, ना यस सर डिस्कशन होते, रिजल्ट, है ना। यस आर्टिकल के यस सर अंदर डिस्कशन, डिस्कशन भी होती है और देन कंक्लूजन भी होता है, और यस सर उसके साथ लिमिटेशंस, डिस्कशन और कंक्लूजन भी होता है जो कि सिनाप्सिस के अंदर नहीं होते। क्योंकि अभी यस आपने स्टडी कर लिया, और या रिसर्च जो सिनाप्सिस या प्रोटोकॉल की या यस सर प्रपोजल की जो टेंस है वो भी फ्यूचर में होता है मेथोडोलॉजी इसकी। क्योंकि अभी आपने विल का लफ्ज यूज करते हैं, आपने अपने सर्च करनी है, आई विल डू यस दिस, सर आई विल डू। लेकिन आर्टिकल में फिर वो पास्ट में मेथोडोलॉजी आपकी पास्ट पास्ट, में हो जाती है, ठीक है ना। यस सर तो यस इस एक तो रिसर्च आप अपने आर्टिकल राइटिंग या थीसिस राइटिंग या अपना डेजिटेशन राइटिंग के लिए ज़रूरी है एथिकल अप्रूवल कमेटी से। दूसरा, अगर आपने कोई ग्रांट लेनी है, कुछ नेचुरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, हायर एजुकेशन कमीशन है, ये कई फंडेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट। उसके लिए फिर आपने ग्रांट प्रपोजल लिखनी होती है। ग्रांट प्रपोजल वो उसमें मेथडोलॉजी पे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन पर ज़्यादा आपने एम्फोसिस करना होता है। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको क्या हो गया, हैंग हो गया। एक मिनट, ये आगे मूव नहीं कर रही। आ, अपने एडू लाइव वाले हैं, जी सर। ये स्क्रीन आगे मूव, अब स्लाइड आगे मूव नहीं कर रही। ये सर ये इस इसका क्या हो गया? हमारे एंड से इशू नहीं है, ये आपके मतलब लैपटॉप पे आप स्क्रीन फॉरवर्ड करें मूव करें होगी। नहीं कर रहा हूँ, हो नहीं रही है ना। ये यही है ना, यही हो नहीं रही। या तो इसको फिर दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा करो। जी जी सर, ऐसे करना।
हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है कोई, इसको मैं करके दोबारा शेयर कर लेता हूँ। जी सर ठीक। शेयर स्क्रीन। हाँ, अभी फिर नहीं, यू आर स्क्रीन शेयरिंग, पार्टिसिपेंट्स आर नाउ, ये तो क्या मसला बन गया, समझ नहीं आ रही। जी सर नहीं हो रही शेयर स्क्रीन। नहीं, स्लाइड आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, पहले तो एक मिनट कभी सर ऐसा मैं नहीं देख। हुआ। चलो इसको दोबारा मैं फिर स्टॉप करके करता हूँ, लेकिन स्टॉप शेयर करके फिर दोबारा करता हूँ। हाँ, शेयर स्क्रीन नहीं हो रही, क्या मसला आ गया? आप देखें जरा अपने एंड पे। जी सर मेरे एंड पे इशू नहीं है, मैंने आपको होस्ट भी बनाया हुआ है। आप अच्छा, क्लोज करके साइट दोबारा नहीं ओपन कीजिए सर। पार्टिसिपेंट, हाँ अब हो गई, जी सर ठीक है सर। अब हो गई, ठीक है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिसर्च प्रोटोकॉल और आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च। नेचुरली अगर आप अच्छी आपकी प्रोटोकॉल आपने राइट अप किया है, तो जो आपका आर्टिकल इसके बेस पे लिखेंगे आप, वो भी क्वाइट बहुत चांस है कि वो आपका आर्टिकल भी पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए अच्छी प्रोटोकॉल लिखना बहुत ज़रूरी है, और रोड मैप है जिससे इन्वेस्टिगेटर को गाइड करता है कि आपने आइडिया कंसीव किया, उसके बाद आपने आर्टिकल पब्लिश की तरफ चले गए, ठीक है। और इसमें ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि it intended to convince the others that you have a worthwhile research project, that you have the competence and the work plan to complete। आप दूसरों को ये भी इंप्रेशन देते हैं कि मेरे पास वर्थवाइल रिसर्च प्रोजेक्ट मेरा अच्छा है, मैं कंपिटेंट भी हूँ, मेरे पास वर्क प्लान भी है, तो वो भी करते हैं। तो प्रोटोकॉल जो है एक्चुअली ब्रीफ आउटलाइन है ऑफ योर फ्यूचर वर्क। जो भी आपने थीसिस लिखना है या आर्टिकल लिखना है या आपने डेजर्टेशन लिखनी है, उसकी ब्रीफ आउटलाइन है। नॉर्मली तो जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, CPSB, वो तो उनकी तो प्रोटोकॉल वो कहते हैं जी 4 पेजेस की काफ़ी है, A4 साइज पेजेस होना चाहिए, डबल स्पेस, या 1000 to 1500 वर्ड्स, उसमें रेफरेंसेस इंक्लूड करने हैं, क्वेश्चनरी, और इट शुड बी इन फ्यूचर टेस्ट। नेचुरली प्रोटोकॉल अपने अपने जो अभी स्टडी करनी है, तो जिसकी मैथडोलॉजी होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी, वेल का लफ्ज यूज होगा कि मैंने ये करूंगा या ये करूंगी, ठीक है। और इसको मैं कुछ अब स्लाइड्स स्किप करूंगा। ये भी वही डेफिनेशन है कि रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस आर कंडक्टिंग सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या ब्रीफ आउटलाइन समरी ऑफ योर फ्यूचर वर्क, ठीक है ना। तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो अप्रूवल करती है प्रोटोकॉल को, या तो फिर ये होती है एथिकल रिव्यू कमेटी ऑफ द कॉलेज, या इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड होता है, या फिर ये होता है कि अगर फंडिंग के लिए है, तो जिस भी अदारे ने को आप फंड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी रिसर्च के लिए फंड है और चाहिए, इतना फंड चाहिए, उन्होंने ऐड भी दिया होता है, तो फिर उसके लिए भी आपने ये प्रोटोकॉल लिखना होता है। तो फाइनल रिसर्च आर्टिकल की एक प्रीलिमिनरी वर्जन है। तो ये डिटेल डिस्कशन वही डेफिनेशन है कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, रैशनल भी आ जाएगा, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन, मेथडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल एवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें एक किस्म का गाइड है पर टीम वर्क। इसमें ये भी फायदा होता है रिसर्च प्रोटोकॉल का कि आपने, अगर आप टीम की बेस पे मिलके कोई रिसर्च कर रहे हैं, वैसे मिलके ही करनी चाहिए, 2 3 4 लोग मिल जाएं, उसमें आपकी पब्लिकेशन का भी ज़्यादा चांस होता है। तो उसमें फिर ये है कि हर एक को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट कर देते हैं कि भाई इसने डाटा कलेक्शन करना है, इसने इंट्रोडक्शन राइट अप करना है, इसने रिजल्ट्स, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट्स लिखने हैं, एक ने डिस्कशन करनी है। तो ये एथिकल अप्रूवल के अलावा ये भी इसका फायदा है कि वो आप उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है। और फंडिंग का तो मैंने बताया कि उसके लिए भी आपको लिखना पड़ता है। और पब्लिकेशन, आप तो
मैं आगे आपको बताऊंगा कि इट कैन बी पब्लिकेशन इटसेल्फ, पोटेंशियल पब्लिकेशन। अब ये देर आर इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स जिसमें बीएमसी है और भी है, फिजियोथेरेपी है, जो कि आपकी प्रोटोकॉल को ही पब्लिश करते हैं। जिस तरह आर्टिकल की पब्लिकेशन होती है, पहले तो नहीं है, अब कुछ अरसा से या आप अपने प्रोटोकॉल को पब्लिश भी करा सकते हैं। कुछ पेड हैं जर्नल्स, कुछ अनपेड भी हैं, फ्री भी हैं। तो आपकी पब्लिकेशन भी की तरफ अगर अच्छी प्रोटोकॉल है तो आप इसको पब्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डिपेंड्स वाई दी प्रोटोकॉल वे टू, तो प्रॉब्लम होता है इसमें, प्रोसेस होता है, रिसोर्सेज होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, और वाई यू आर प्रपोजिंग इट। प्रोसेस में हाउ डू यू प्लान टू डू इट, व्हेन यू प्लान टू डू इट। तो ये भी आ जाएगा। रिसोर्सेज आपको कितने चाहिए, रिसोर्सेज से मैन मनी मटेरियल होता है। आपको कई दफ़ा प्रिंटिंग चाहिए, इन्वेस्टिगेटर चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो नेचुरली मनी की फॉर्म में चाहिए। और कितना कास्ट होगी, कई दफ़ा जो फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, कई दफ़ा तो आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कास्ट तो आती है नेचुरली। आप प्रिंटिंग करवाते हैं, फोटो कापी करते हैं, इस तरीके से और चीज़ें। तो आप देखें ये जो रिसर्च, टू टाइप्स की रिसर्च प्रोटोकॉल प्रपोजल होती हैं। एक तो मैंने बताया कि जो आप थीसिस या रिसर्च आर्टिकल या डेजिटेशन से पहले आप लिखते हैं, उनकी ज़रूरी है। और दूसरा होता है कि ग्रांट प्रपोजल के लिए आपको ग्रांट चाहिए, उसके लिए। तो आप इसके लिए जब भी आप प्रपोजल राइट करें, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद योर कोलीग, सुपरवाइजर, ताकि वो आप फिजिबिलिटी वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पे आपने प्रोटोकॉल लिखी है, ये फिजिबल भी है कि नहीं है, आपके पास सोर्सेज इतने हैं, टाइम है, आपको स्टडी पार्टिसिपेंट इतने मिल जाएंगे। तो अपने सुपरवाइजर और कोलीग से यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है, ये मैं जो पूछ रहा था पहले क्वेश्चन, सिनाप्सिस है ज़्यादातर कॉमन टाइप ऑफ मेडिकल राइटिंग, और भी होती है लेकिन ये कॉमन टाइप है। सिनाप्सिस है, थीसिस, डिसर्टेशन है, रिसर्च आर्टिकल है। टाइटल तो सब में होगा, अब्स्ट्रैक्ट समरी सिर्फ थीसिस में होती है और आर्टिकल में होती है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी सब में होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ज़्यादातर थीसिस डिसर्टेशन में होता है। बाकी जो रिसर्च आर्टिकल सिनाप्सिस में नहीं होता नॉर्मली। रिसर्च आर्टिकल जो है इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव सब में होंगे, हाइपोथेसिस जो है मे बी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी इंटरवेंशनल स्टडी है तो उसमें हाइपोथेसिस, या एनालिटिकल है तो उसमें होगा। मटेरियल मेथड सब में होंगे। रिजल्ट्स नेचुरली थीसिस डिसर्टेशन रिसर्च आर्टिकल में, डिस्कशन भी उसी में, सिनॉप्सिस में नहीं होती, कंक्लूजन भी उधर ही होंगे, थीसिस में उसमें नहीं होंगे, ठीक है ना। रेफरेंस सब में होंगे। अपेंडिक्स आपने लगाने होते हैं प्रोटोकॉल के साथ। एक तो क्वेश्चनरी या डाटा कलेक्शन फॉर्म साथ अटैच करना होता है, कंसेंट फॉर्म का आपने साथ अटैच करना होता है। ये एक दो अपेंडिक्स आपने इसके साथ सिनॉप्सिस। लोग डेजिटेशन के साथ भी ये चीज़ें लगाते हैं। तो आर्टिकल के साथ नॉर्मली क्वेश्चनरी या ये कंसेंट फॉर्म या एथिकल अप्रूवल लगाने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर जो है रिसर्च प्रोटोकॉल का, इसमें आप टेस्टर के नाम से भी याद कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट जो है, टी स्टैंड फॉर टाइटल। नेचुरली टाइटल तो हर रिसर्च प्रोटोकॉल या प्रपोजल है या आर्टिकल है या थीसिस है, सबका ही टाइटल होता है। अब टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, टाइटल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, उसके कितने पैराग्राफ होते हैं। मेनली उसमें रैशनल फॉर रिसर्च मेंशन करना होता है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट मेथड्स और मेथडोलॉजी, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशन, डेफिनेशन वगैरह, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, स्टैटिक एनालिसिस, सब कुछ आ जाता है। टी स्टैंड फॉर टाइम फ्रेम एंड फंडिंग। ये खासतौर पर फंडिंग रिसर्च के अंदर वर्क प्लान और बजट देना पड़ता है। नॉर्मली अगर आपका फंडिंग प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर उसमें बेशक ये चीज आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। और एथिकल अप्रूवल सब में होगी। एथिकल अप्रूवल, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, ये तो जरूरी है। रेफरेंसेस भी होंगे, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द। नॉर्मली कितने रेफरेंस होने चाहिए वो भी हम डिस्कस करने का। 10 to 15 नॉर्मली होते हैं। लेटेस्ट से जब मैं कहता हूँ रेफरेंस का मतलब है कि विद इन लास्ट 5 ईयर्स कम 50% रेफरेंस जरूरी है। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन टूल, स्टडी परफॉर्मा है या क्वेश्चनियर है, वो भी आपने साथ इसको अटैच करना होता है, ठीक है। तो टाइटल ये रिसर्च प्रपोजल का है फॉर्मेट, और इसमें नेचुरली थोड़ा सा फर्क है दूसरी प्रपोजल से। ये जो
आप फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं प्रपोजल, जिसमें फंड डिमांड करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइटल होगा, समरी होती है। समरी नॉर्मली जो हमारी प्रोटोकॉल होती है उसमें समरी नहीं होती, ये सिर्फ इसी में होती है जिसमें कंसाइज समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स पर्पस, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होगा। वर्ड लिमिट 200 है। इट शुड आल्सो इंक्लूड प्रोजेक्ट टाइटल, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिक्वेस्टेड अमाउंट, टोटल एंटिसिपेटेड। ये सारा कुछ आपने समरी में देना होता है, जो कि प्रपोजल होती है फॉर फंडिंग के लिए, ठीक है ना, ग्रांट प्रपोजल जिसको हम कहते हैं। उसके साथ इंट्रोडक्शन में आपने आपने ऑर्गेनाइजेशन का, ये दूसरे इंट्रोडक्शन से थोड़ा फर्क है, और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद जस्टिफिकेशन ये देना होता है। गोल्स ऑब्जेक्टिव तो नेचुरली दोनों प्रपोजल में होते हैं। लिटरेचर रिव्यू भी इसमें होता है। नॉर्मली जो दूसरी प्रपोजल लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है, सेपरेट हेडिंग नहीं होता, लेकिन इसमें सेपरेट हेडिंग होता है। और जो फिर उसके बाद मेथडोलॉजी या रिसर्च मेथड जो है, उसके अंदर नेचुरली आपने मेंशन करना होता है आपकी स्टडी डिजाइन क्या है, आपकी स्टडी साइट क्या है, स्टडी ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा, सैंपल साइज कैलकुलेशन आपने देनी होती है कि सैंपल साइज कितना होगा, सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे आप करेंगे, ठीक है ना, या किया है तो आप लिख लेंगे इस तरह कैलकुलेट किया है, और क्या सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सैम्पलिंग टेक्निक और सैंपल सिलेक्शन, सैम्पलिंग टेक्निक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आपने देना था, कौन आपके लोग स्टडी में कौन नहीं होंगे, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्वेश्चनरी होगा या डॉक्यूमेंट्स होगा या स्टडी परफॉर्मा जो भी है, मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस जो है कैसे आप करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा है, पी वैल्यू कितनी आप रखेंगे। फिर उसके बाद एथिकल अप्रूवल का भी आपने मेंशन करना होता है कि एथिकल अप्रूवल जो है वो एथिकल रिव्यू कमेटी या इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड से, कुछ अदारों में इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड होते हैं, कुछ में एथिकल रिव्यू कमेटी, काम दोनों का एक ही है, टू रिव्यू दी रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं और देन एनेक्सेस। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रिसर्च प्रपोजल जो ग्रांट प्रपोजल है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्सेस में डाटा कलेक्शन टूल जो स्टडी परफॉर्मा या क्वेश्चनर है, बजट का आपने एक नेक्सर लगाना होता है कि कितना बजट उसको कैलकुलेट करना होता है, और टाइमलाइन या गैंट चार्ट उसको कहते हैं, कितने मंथ्स हर एक्टिविटी को लगेंगे, इंट्रोडक्शन में राइट अप पे है या डाटा कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, और राइटिंग में एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन में कितना, वो सारी चीज़ें आपने उस एक्टिविटी गैंट चार्ट की फॉर्म में देनी होती है। कंसेंट फॉर्म जो है पार्टिसिपेंट का वो आपने साथ देना होता है, और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसके CV, ये जो है ग्रांट प्रपोजल के लिए है। और वाई राइटिंग कौन से क्वेश्चन आपके जेहन में आने चाहिए कि व्हाट यू प्लान टू कम्प्लिश, ठीक है ना, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, क्यों आप इस करना चाहते हैं, हाउ यू आर गोइंग, किस तरह आप करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें आएंगी। टाइटल पेज अब हमने बात की थी कि जो रिसर्च प्रपोजल है उसके अंदर सबसे पहले तो टाइटल होगा, है ना। तो टाइटल पेज पे क्या क्या होना चाहिए, एक तो टाइटल होगा आपकी रिसर्च का, ठीक है, या प्रोजेक्ट का जो भी है। उसके बाद नेम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, नेम ऑफ को इन्वेस्टिगेटर्स भी होगा, को इन्वेस्टिगेटर जितने भी हैं, एक है दो है ज्यादा है, अगर सिंगल है तो आपका ही होगा। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनके साथ के लेंगे, डिपार्टमेंट आपका क्या है, स्पेशलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है, एड्रेस है, ईमेल है, फैक्स है, नेम ऑफ सुपरवाइजर, ये सारी चीजें आपने टाइटल पेज में लिखनी होती है। तो फेस ऑफ द रिसर्च ये टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादातर लोग तो टाइटल एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ते हैं जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, तो इसलिए फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो ये अच्छा लिखना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल जो है जो डायरेक्टली रिलेट होगा ऑब्जेक्टिव, आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके टाइटल दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए, कंसाइज हो, इंफॉर्मेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कैची हो, एंगेजिंग हो, ठीक है ना। और इसमें रीडर जो है वो उसको पढ़ते ही उनके इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि उन्होंने इसको पढ़ना है, और फेवरेबली अप्रूव भी करना अगर आप एथिकल रिव्यू कमेटी में, ठीक है ना। तो रेलेवेंट टू स्पेशलिटी होगा टाइटल। अगर आप अपने टाइटल के अंदर टाइप ऑफ स्टडी और सेटिंग भी मेंशन कर दें तो फिर ज़्यादा और भी अच्छा है। जैसे मसलन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने दी है, केस कंट्रोल स्टडी ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन CMH लाहौर, हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी है, ठीक है ना। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई, केस कंट्रोल स्टडी, टाइप ऑफ स्टडी भी आ गई, और इसमें सेटिंग भी आ गई कि हॉस्पिटल में CMH लाहौर में हो रही है, ठीक है ना।
ये दोनों चीजें भी अगर टाइटल के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। अच्छा चलो बस ठीक है, गुड। तो अब ये है कि फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में टाइटल आप लिखें। 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत शॉर्ट भी ना हो कि मीनिंगलेस हो जाए, ना टू लॉन्ग हो कि टाइटल, नो लॉन्ग टाइटल भी बोरिंग होते हैं। टाइटल की कुछ क्राइटेरिया है कि टाइटल के अंदर आप एब्रीविएशन नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुड बी टॉपिक फॉर विच वन कैन फाइंड अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पेशेंट स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन टाइम बाउंड स्टडी। चलिए आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको पेशेंट भी मिल जाए, जो आपकी फॉर एग्जांपल टाइम बाउंड है। आप सीपीएस कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, साल है या 6 महीने है या 2 साल, उसके अंदर अंदर आपने अपना सर्च डेजर्टेशन लिखनी है या थीसिस लिखना है। तो आप का टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आप उस टाइम के अंदर आपको नंबर ऑफ पेशेंट जितने आप अपने स्टडी में सैंपल साइज करके मिल जाए, स्टडी सब्जेक्ट, वो जरूरी है। ये आपको पहले ज़हन में होना चाहिए। तो नॉर्मली वो कहते हैं कि टॉपिक जो है, टाइटल जो है, ये फाइनर से डिस्क्राइब होता है। फाइनर मीन फिजिबल हो इन टर्म्स ऑफ टाइम है, रिसोर्सेज है आपके पास, यानी कि पेशेंट्स इतने मिल जाएंगे आपको या स्टडी पार्टिसिपेंट इतने मिल जाएंगे। तो फिजिबल ये है, ये ना हो कि आपको जो है टॉपिक ऐसा ले लें जिसमें ना तो आपको स्टडी पार्टिसिपेंट मिले, ना आपको पॉपुलेशन उसमें असेस हो, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग हो या इंटरेस्ट ऑफ सुपरवाइजर और सर, दोनों की इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए। आपकी अपनी इंटरेस्ट भी हो, सुपरवाइजर की उसमें इंटरेस्ट भी हो। नोवल हो, नया हो, पहले स्टडी ना हुई तो ज़्यादा अच्छा है। एथिकल हो, वो तो एथिकल कंसिडरेशन में कुछ टाइटल होते हैं, कुछ स्टडी जिसमें एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। रेलेवेंट टू रिसर्च फील्ड एरिया आर मीन रेलेवेंट, जो आपका अपना स्पेशलिटी है, कम्युनिटी मेडिसिन है या सीजिया है या गायनेकोलॉजी है, ये पीड है, जिस तरह का भी आपका फील्ड है उसके रेलिवेंट टाइटल होना चाहिए, ठीक है। और ऑथर्स जो है नॉर्मली आप उस पे, ये तो आर्टिकल पे इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन नेचुरली जब आप सर्च प्रोटोकॉल अप्रूवल के लिए सब उसमें भी आप ऑथर्स लिखते हैं। तो ऑथर्स का ये है कि जितना उस तरह उसके जो 1 2 3 करके खा वो आर्टिकल है, खा वो प्रपोजल है, जिस तरह उनकी कंट्रीब्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से आप ऑथर्स की करें। वन जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आई गिव योर नेम, यू गिव माय नेम, किसने कह दिया यार मेरा भी नाम डाल दो, ये अनएथिकल है, ठीक है ना। और फर्स्ट 6 ऑथर आप जो है उनकी सबकी इक्वल वेटेज है, इसलिए तो ऑथरशिप शुरू में डिटरमिन कर लें। आखिर में मैंने देखा कई दफा लड़ाइयाँ भी होती हैं कि भाई वो कहता जी मैंने तो पहला ऑथर मैंने बनना है, कोई कहता है मेरे सेकंड पे है, मेरा आखिर में मैंने मेरा क्यों नाम डाला। हालांकि ऑल 6 ऑथर्स हैव इक्वल वेटेज, तो इसलिए इसका शुरू में डिसाइड कर दें। तो कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स है, ICMJE, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर, इन्होंने ऑथरशिप का एक क्राइटेरिया दिया है। ये आप इसको मैंने डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप नेट पे जाएं। ICMJ गाइडलाइन जो है तकरीबन 18 पेजेस का है, तो इसमें आप 2 घंटे में इसको पढ़ लेंगे। इसमें सब सारा दिया हुआ है कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन करना, पूरा आर्टिकल का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेथडोलॉजी कैसे लिखनी है, रिजल्ट है, डिस्कशन है, और ऑथरशिप क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो वो सारा दिया हुआ है। तो आप इसको, मेरी आपको एडवाइस है कि आप जो है ना इसको जरूर डाउनलोड करें, और इसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या प्रोटोकॉल राइटिंग, तो सारी चीज़ों का इन्होंने दिया हुआ, ऑथरशिप क्राइटेरिया एवरीथिंग इज गिवन। तो इसको पढ़ लें। आज तो हमारा अब थोड़ा सा, पहले तो हम 100 पेज पढ़ जाते थे 2 घंटे में, अब थोड़ा सा रीडिंग का हमारा थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब स्टूडेंट थे तो ज़्यादा होता है, लेकिन इंशाल्लाह इसको 2 से 3 घंटे में पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ज़रूर डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। इसमें ऑथरशिप का जो क्राइटेरिया है, तो ये कि कंट्रीब्यूशन के लिहाज से होती है, जिसकी डिज़ाइन में, आपके स्टडी डिज़ाइन में या आप डाटा कलेक्शन में, एनालिसिस में आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आपने हेल्प की है, फिर आपका कंट्रीब्यूशन आएगी, आप ऑथरशिप को आपको जस्टिफाई करेंगे। या आप आर्टिकल को क्रिटिकली रिव्यू करते हैं, या आपको ड्राफ्ट फाइनल अप्रूवल है पब्लिकेशन पे, उसके बाद एक एग्रीमेंट देना होता है तो जो भी इसमें है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसमें प्लेजरिज्म नहीं है या कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो लोग ऑथरशिप के लिए जस्ट इन 4 क्राइटेरिया के अलावा है, जो ऑथरशिप के लिए कोई आपका जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन दे आर, आपने उन्होंने आपकी हेल्प की है,
किसी वन ने कोई टाइपिंग कर दी या किसी ने और आपका डाटा कलेक्शन थोड़ी हेल्प कर दी, तो फिर उनको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। लेकिन एक्नॉलेजमेंट का रूल ये है कि आपने उनसे रिटर्न परमिशन पहले लेनी है कि मैंने आपको एक्नॉलेज करना है आपकी हेल्प को, तो आर यू गिविंग मी परमिशन। तो वो क्योंकि कई लोग माइंड भी कर जाते हैं, अगर आप उनकी परमिशन के बगैर उनको एक्नॉलेज करेंगे, खासतौर पर सीनियर लोग जो हैं वो माइंड भी कर, इसलिए रिटर्न परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर होता है जो सारी जिम्मेदारी लेता है, एक आपस में कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर बन जाता है। फिर भाई जो भी कोरिस्पॉन्डेंस होगी या ऑब्जर्वेशन, जब आपका आर्टिकल स्पेशली या खैर आपका जाएगा स्पेशली आर्टिकल में सबमिट होता है तो नेचुरली रिव्यूअर के पास जाता है, ऑब्जर्वेशन आती हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है उसको कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर के पास ही आती हैं और वो उसका फिर जवाब देता है। ऑफ कोर्स ही कैन डिस्कस अपने कोलीग के साथ, जो बाकी कौन यूनिवर्सिटी उनका डिस्कस भी कर सकता है, लेकिन जवाब देना उसी का काम। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन में नॉर्मली 4 पैराग्राफ्स होते हैं, खा वो इंट्रोडक्शन रिसर्च आर्टिकल का है, खा वो सिनॉप्सिस का प्रोटोकॉल का है, खा वो इंट्रोडक्शन आपके थीसिस का है, डिसर्टेशन का है, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन जो आप एक प्रोटोकॉल में या प्रपोजल में लिख लेंगे तो वो सारा आपका फिर चलता रहेगा। वो आप खा वो आपने आर्टिकल लिखना है, खा आपने वही इंट्रोडक्शन उधर आप जो है यूज हो जाएगा। तो इसलिए इसके 4 पहले जो पैराग्राफ हो उसमें तो आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि आपका डायबिटीज है या जो भी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, विच एवर इज योर प्रॉब्लम जिस पे आप काम करें उसको डिफाइन करना है, उसके स्टैटिस्टिक्स डेटा देना है, लोकल इंटरनेशनल बोथ। तो इसको कहते हैं व्हाट इज नोन। सेकंड पैराग्राफ में ये होता है कि आपने व्हाट इज नॉट नोन, फिर दूसरी जो स्टडीज अभी तक हो चुकी हैं उनमें क्या लिमिटेशंस हैं, किस पे अभी तक काम नहीं हुआ, तो वो सारा आपने पहली स्टडीज को थोड़ा सा बताना होता है। उसके लिए व्हाट इज नॉट नोन। थर्ड पैराग्राफ में यू हैव गिव टू रैशनल ऑफ योर स्टडी, कि आप की स्टडी कैसे इस गैप को फिल अप करेगी, जो ऑलरेडी स्टडीज में गैप है। नेचुरली गैप होगा तो आप रिसर्च करते हैं, अगर गैप नहीं है तो फिर तो उसको ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है हर चीज, तो फिर उसमें तो आप स्टडी नॉर्मली कम करते हैं, टेंट देखने के लिए कर सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ जो होता है उसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी आपने देना होता है। ये होता है इन केस ऑफ आर्टिकल। लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है प्रोटोकॉल का, उसमें अंदर ऑब्जेक्टिव सेपरेट होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट 3 पैराग्राफ आएंगे इंट्रोडक्शन के, लास्ट पैराग्राफ में जो है वो एम ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। अगर इंट्रोडक्शन आपका थीसिस का है, डिसर्टेशन का है, या इंट्रोडक्शन आपने लिखा है रिसर्च आर्टिकल के लिए, उसके अंदर फिर लास्ट पैराग्राफ में एम ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन अगर आपने प्रोटोकॉल है तो उसमें लास्ट पैराग्राफ में नहीं होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेपरेट होते हैं, सेपरेट हेडिंग होता है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, जनरलाइज से आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। आप फर्स्ट सेक्शन में ब्रीफ बैकग्राउंड है, फिर मेन प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद लास्ट सेक्शन में रैशनल ऑफ स्टडी रहते हैं। जो 3 पैराग्राफ में आप इस तरह होता है, ये बैकग्राउंड, गैप इन द नॉलेज, देन रैशनल ऑफ योर स्टडी, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ठीक है। लिटरेचर भी आपने मैंने बताया कि वो आपको फायदा हो जाता है अगर लिटरेचर आप एक तो इंट्रोडक्शन में आपने, डिस्कशन में भी जब आप आर्टिकल लिखते हैं, अगर प्रोटोकॉल है तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन में रेफरेंस देने होते हैं दूसरी स्टडीज का, ठीक है ना। तो उसमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। ऑल दो थीसिस के अंदर और डिसर्टेशन के अंदर ये सेपरेट हेडिंग भी होता है, लेकिन प्रोटोकॉल में सेपरेट हेडिंग नहीं होता। उसमें होता है जो प्रपोजल राइटिंग, ये जो ग्रांट प्रपोजल होती है जिसमें, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू आप सेपरेट हेडिंग के तहत लिखते हैं। नेचुरली उसका आपका फायदा भी होता है, लिटरेचर के ऑलरेडी पता चल जाता है कोई आपकी डुप्लीकेशन नहीं हो रही, ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, आपको कई दफा टॉपिक सिलेक्ट करने में भी हेल्प मिल जाती है। तो अगर टॉपिक आपसे डिसाइड नहीं होना चाहता तो जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ने की हैबिट अपनानी चाहिए। अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपनी पब्लिकेशन करना चाहते हैं, तो कम से कम कभी कभी, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में एक, कम से कम एक आर्टिकल जरूर पढ़ लिया करें किसी भी टॉपिक पे, या जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड है। तो उसमें बड़ी आप मेथोडोलॉजी में भी हेल्प मिल जाती है, तो सर टॉपिक का भी मिल जाता है। डुप्लीकेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी उस पर आपके टॉपिक बहुत स्टडी हो चुकी है तो वाई शुड यू डू इट, तो ये भी आपको फायदा होता है। और फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क जो पहले हो चुका है, ठीक है ना, और न्यू डेवलपमेंट्स का भी आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से पता चल जाता है, और अपनी जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए एविडेंस मिल जाती है, ठीक है ना, रेफरेंस मिल जाते हैं। तो इंटरनेशनल स्टडी, रीजनल स्टडी, लोकल लिटरेचर, ये सारा आपने इसको शामिल करना है। तो लिटरेचर भी नॉर्मली 2 पेजेस का होता है, लेकिन प्रपोजल में, ग्रांट प्रपोजल में तो होता है,
लेकिन नॉर्मली जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं उसके अंदर नहीं होता है। तो अब ये कुछ साइट्स हैं जो मैं दे रहा हूं आपको, ये फ्री फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, इसमें पेड नहीं आपको करना पड़ता। जो भी आप आर्टिकल डाउनलोड करना चाहें, गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, पबमेड सेंट्रल है, पबमेड पाकिस्तान जर्नल की मेड साइट है जो कि 70 से ज्यादा 100 के करीब हो गए अब तो। क्लिनिकल ट्रायल .gov है जिसमें सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल जो है वो आपको आर्टिकल मिलते हैं, स्टडीज मिलती हैं। ओपन एक्सेस टू थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये थीसिस क्योंकि नॉर्मली आर्टिकल में तो इतनी इन्फॉर्मेशन होती, डिसर्टेशन में भी आप डाउनलोड कर सकते थे, उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ये OATD.org है, इसमें जो दुनिया के अंदर डिसर्टेशन लिखी जा चुकी हैं, तो थाउजेंड डिसर्टेशन पड़ी होती है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेड इंडिया है, फ्री मेडिकल जर्नल.com है, और इस तरीके से प्लास है, देन सर्च गेट है, एकेडमिया है, ऑन पे वाल है, हैशटैग्स है, ये साइंस साई हब है। तो ये सारे जो है ना, ये लिब जैन है, जैन है साइट फॉर डाउनलोड PDF बुक्स के लिए। तो फ्री बुक्स, PDF बुक्स भी आप इससे तो ये आप यूज करें, इसमें आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। फिर नॉर्मल लोग कहते हैं जी वो तो पेड आ जाता है, हम आर्टिकल डाउनलोड कैसे करें, तो वो आप कर सकते हैं भाई, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये साइट दी हुई है, ये जो डोंट आस्क मनी, ये फ्री है। तो ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव आपकी स्टडीज में हो दे शुड बी मेजरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली मोबिलाइजेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ ऑनसेट इन इंप्रूविंग फंक्शन आउटकम्स आफ्टर एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये इसमें देखो ना, उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है और 72 आवर्स कर दिया है फंक्शन आउटकम एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के बाद। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर मेजरेबल होना चाहिए। और कहते हैं जिस तरीके से टाइटल फाइनल के है, इस तरह ये स्मार्ट का इसको एब्रीविएशन दी गई है टाइटल को। स्मार्ट S स्टैंड्स देखो स्पेसिफिक, टाइटल शुड बी स्पेसिफिक, वेग नहीं होना चाहिए, जैसे अंडरस्टैंड, नो वगैरह, मेजरेबल होना चाहिए। और जो भी चेंज है उसको शुड बी मेजरेबल। ए मीन अचीवेबल होना चाहिए विद इन गिवन टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। और रिलायबल हो, रियलिस्टिक हो, ये भी बड़ा जरूरी है। टाइम बाउंड हो, आपने टाइम बाय विच ऑब्जेक्टिव विल बी मेट। तो इसमें ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए। स्मार्ट का लफ्ज याद रखें, तो इसमें फिर आप यू कैन राइट। तो मेजरेबल जो है कुछ चीजें हैं जो कि इजीली मेजरेबल होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो कुछ मेजर्स ऐसी होती हैं, सम सब्जेक्टिव आउटकम्स को है आप मेजर कर सकते हैं, जैसे स्केल्स होती हैं, बात कर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय शॉर्ट फॉर्म 36, या पेन बाय विजुअल एनालॉग स्कोर, तो ये आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा, ये मजीद डिटेल नहीं है तो क्लियर है। और एक्शन वर्क के साथ ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, तो कंपेयर, डिस्क्राइब, टू कोरिलेट, टू डिटरमिन, टू स्टडी, इस तरीके से करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कई दफा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कई दफा लोग दो ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं डिटरमिन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट टू द न्यू वैक्सीन एंड न्यू स्टडी पॉपुलेशन बाय कंपेयरिंग द वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड ग्रुप। तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने प्रोटेक्शन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मेजर करनी है, वैक्सीन एफिकेसी मेजर करनी है न्यू वैक्सीन की और वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड के दरमियान, कोविड वैक्सीन है या जो भी है। और इसके साथ आप सेकेंडरी भी एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि उसकी कास्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोग्राम है, वो भी स्टडी करेंगे हम। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मेन ये ऑब्जेक्टिव आपका प्राइमरी है, लेकिन उसके साथ ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो resist the temptation to put too many objectives or over ambitious objective that cannot be adequately achieved. Best to have two objectives से ज्यादा ना रखें, एक रखें, मैक्सिमम 2 रखने। ज्यादा ऑब्जेक्टिव को फिर जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। When a synopsis evaluated, फिर उसमें या प्रोटोकॉल इवेल्युएट होते हैं, हम करते हैं, तो उसमें मटीरियल मेथड या मेथडोलॉजी है ना, वो ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर किया कि आपके जो मेथडोलॉजी उसके मुताबिक है। डेजर्टेशन में रिजल्ट एंड डिस्कशंस आर रेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये आर्टिकल्स के अंदर जो है आपकी जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो डिस्कशन है, वो आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है ना, सिंक्रोनाइज होने। हाइपोथेसिस जो है नॉर्मली हम सिंपल वर्ड में कहते हैं स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो उसमें एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम में ये कन्वर्ट करता है।
हाइपोथेसिस नॉर्मली जो है या नल हाइपोथेसिस जो है वो हम नॉर्मली इंटरवेंशनल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी में है, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडीज जो है या कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शन स्टडीज है या आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसके अंदर हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस आप रखते हैं। अगर सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो दूसरी स्टडीज है उसमें हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। और सर्च हाइपोथेसिस ये मैंने बताया कि ये स्टडीज हैं जिनके अंदर हाइपोथेसिस, ऑल स्टडीज ऑब्जेक्टिव तो सब स्टडीज में होंगे, लेकिन हाइपोथेसिस सर्च स्टडी में जरूरी, जब हम कंपैरिजन आता है वहां पर आपका हाइपोथेसिस जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ हाइपोथेसिस की एग्जांपल दी हुई है, ये आपने आपकी फीड टीम में देख लेना, ठीक है ना। पेशेंट डेफिनेशन भी आपने कुछ अगर वेग टर्म आपने यूज किया है, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस या कोई अनीमिया का लफ्ज यूज किया है, तो आपने ये बताना है कि ये कैसे आप इसको मेजर करेंगे। एफिकेसी है, आउटकम है, इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं उनको क्लियरली आपने ऑब्जेक्टिव के बाद एक छोटा सा हेडिंग, सब हेडिंग प्रोटोकॉल में पेशेंट डेफिनेशन कर देना है, तो उनको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो जरूरी है जिससे आप मेजर करते हैं, एफिकेसी है, आउटकम है, इस तरह के और वर्ड जो आप यूज करते हैं, तो वो फिर आपसे रिव्यूअर पूछ सकता है कि हाउ विल यू मेजर दिस, ठीक है ना। अब ये फॉर एग्जांपल एनीमिया है, एनीमिया का लफ्ज आपने आपका यूज हुआ है, तो उसकी एनीमिया की क्लियर डेफिनेशन देनी चाहिए कि एनीमिया जो होगा लेस देन 11 ग्राम या जो भी है WHO की डेफिनेशन, उसके मुताबिक। वुंड हीलिंग है और उसमें उसको कैसे डिफाइन आप करेंगे, आपने अगर वुंड हीलिंग का लफ्ज यूज किया है तो स्पेसिफिक ग्रेडिंग मेथड विल बी फॉर एग्जांपल जो भी है साउथैम्पटन वुंड हीलिंग या जो भी है, वो आपने, इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल, उसमें एक तो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो नहीं आपने यूज करनी। Different definition that infection is the invasion of organism body tissues by disease causing agent. They are multiplication and reaction of the host tissue to the infectious agent and the toxin they produce. ये तो आपको डिक्शनरी डेफिनेशन है, लेकिन मेजरेबल डेफिनेशन जो है वो इन्फेक्शन का लफ्ज अगर यूज करते हैं तो उसमें एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स होने चाहिए। Purine discharge from the incision or abscess wound, culture of fluid or tissue taken from the wound, positive for organism. One of the signs of symptoms of infection which are pain or tenderness, swelling, warm, tenderness. तो ये आप इस तरह के डेफिनेशन देंगे जिसको कहते हैं पेशेंट डेफिनेशन, जिससे आप मेजर कर सकें, ठीक है। और डूज एंड डोंट्स पेशेंट डेफिनेशन में है कि टेल द क्राइटेरिया हु विल यू मेजर, ठीक है ना, डायग्नोज जो भी है, एफिकेसी है, लेकिन डोंट यूज डिक्रीज डेफिनेशन और नॉन मेजरेबल क्राइटेरिया ना यूज करें, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो एग्जांपल वेरिएबल objective to prepare the education environment of public and private medical college in Pakistan using dream inventory, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पेशेंट डेफिनेशन इसमें एक ड्रीम इन्वेंट्री यूज का लफ्ज हुआ है फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है, इसको आपने नीड टू बी डिफाइंड, रेफरेंस शुड बी, ड्रीम इन्वेंट्री है क्या, ये आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, उसमें लफ्ज यूज किया, उसकी फिर आपने पेशेंट डेफिनेशन देनी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कंपैरिजन इफेक्टिवनेस ड्रग ए एंड ड्रग बी फॉर द कंट्रोल हाइपरटेंशन, फिर उसमें आपने इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है, जब भी आप आर्टिकल भेजते हैं पब्लिकेशन को पूछते हैं तो भाई इफेक्टिवनेस से क्या मतलब, इसको कैसे मेजर करेंगे। फैक्टर नीड टू बी डिफाइंड व्हेन इट व्हाट इट मींस इन द स्टडी, आइदर सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, एनीथिंग, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। मेथडोलॉजी के लोग मुख्तलिफ लफ्ज यूज करते हैं, कुछ लोग मटीरियल मेथड यूज करते हैं, लेकिन जो लैब रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में तो आप मटीरियल मेथड यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पेशेंट डिजीज केसेस हैं तो आप पेशेंट्स मेथड यूज करते हैं, अगर आपके हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं स्टडी पार्ट्स में तो आप सब्जेक्टिव मेथड यूज करते हैं, लेकिन इन सब को नहीं, आप एक लफ्ज अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सब कवर हो जाता है, मेथोडोलॉजी का लफ्ज यूज कर लें, ठीक है, ये जरूरी है। अब ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये सिनॉप्सिस होता है, इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी के जो है सब सेपरेट हेडिंग्स होते हैं, लेकिन अगर आपका आर्टिकल है, डेजिटेशन है, तो आर्टिकल के अंदर फिर सेपरेट हेडिंग नहीं, उसमें पैराग्राफ की फॉर्म में होते हैं, इसमें सेपरेट सब हेडिंग्स होते हैं मेथोडोलॉजी में इन केस ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है ना। स्टडी डिजाइन, स्टडी सेटिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, और उसके बाद सैंपल सिलेक्शन, क्लीनिंग क्राइटेरिया, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, स्टडी में डाटा कलेक्शन टूल्स, स्टैटिक एनालिसिस, एथिक कंसिडरेशन, ये सारे सेपरेट हेडिंग के तहत आपने लिखना होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। और स्टडी डिज़ाइन तो ऑलरेडी हम जो भी हो आपने लिखना, सिंपल स्टडी डिज़ाइन का आपने स्टडी जो भी उसका नाम लिखना है, और
स्पेसिफिक स्टडी डिजाइन, मैनी सच स्टिल राइट पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। अब ये जो कोहोर्ट स्टडी होती है, केस कंट्रोल, तो उनको प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, अब ये वर्ड यूज नहीं होते। डोंट राइट दिस टर्म बट राइट वेदर क्रॉस सेक्शन स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव पहले लफ्ज यूज होते थे, अब नॉर्मली यूज नहीं होते स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो स्टडी डिजाइन जो है, वेरियस स्टडी डिजाइन हम डिटेल इस पे एक लेक्चर ले चुके हैं, और वही जो भी स्टडी डिजाइन आपने मेंशन कर देना है। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशनल है, उसके बाद फर्दर है जिसमें इंटरवेंशन है, वो एक्सपेरिमेंटल है, इंटरवेंशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर फर्दर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल जो है, ये सारी चीजें ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्ट्रेंथ के लिहाज से जो है नेचुरली क्लिनिकल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस, स्टडी ऑफ स्टडी सब पे टॉप पे है, और केस सीरीज, केस रिपोर्ट सबसे बॉटम पे है, इन बिटवीन कोहोर्ट एंड केस। स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के लिहाज से, ठीक है ना, ये भी वही है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, ठीक है। सेटिंग का भी अपना पूरा देना है, नाम जहाँ पर भी आप स्टडी कर सके, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, इन पेशेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल कर रहे हैं, सिंगल सेंटर है, मल्टी सेंटर है, जो भी है। सेटिंग जो है, पॉपुलेशन स्टडी क्या करेंगे, जैसे क्रोनिक रीनल फेल पेशेंट्स अंडरगोइंग हेमोडायलिसिस सिलेक्टेड हॉस्पिटल लाहौर सिटी, तो आपने सेटिंग का जरूर देना है। प्लेस ऑफ स्टडी जो है, डायलिसिस यूनिट्स एंड वार्ड ऑफ सिलेक्टेड हॉस्पिटल, जो भी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी भी आपने एग्जैक्ट देना है, ठीक है। स्टडी ड्यूरेशन आपने मंथ और ईयर ऑफ स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ द स्टडी सारे देना है। सैंपल साइज भी आपने देना है, हाउ द सैंपल साइज वाज कैलकुलेटेड, वो भी आपने देना है प्रोटोकॉल के अंदर। उसमें सैंपल कैसे कैलकुलेट किया या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, वो सारा आपने देना है। आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या रखा, और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया। अगर कोई आपने आर्टिकल रेफरेंस आर्टिकल लिया, तो उसका भी आपने रेफरेंस, उससे जो आपने प्रोपोर्शन वगैरह या जो भी चीजें ली हैं, ये नहीं आपने करना कि क्योंकि फलां आर्टिकल के अंदर यही सैंपल साइज था, तो मेरी स्टडी भी उसी तरह की, इसलिए मैं भी सैंपल साइज उसी का वही रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। आप उसकी वैल्यू तो ले सकते हैं, आप अपने फार्मूले में डाल लें और उसका देन रेफरेंस दे दें उस आर्टिकल से, लेकिन यू कैन नॉट वही सैंपल साइज उस आर्टिकल में जी, वो चूंकि उसमें यही था इसलिए मैंने भी यही, इस तरह नहीं कर सकते। तो सैंपल साइज एडिक्वेट ही होना चाहिए। लार्ज सैंपल साइज में आपको रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर स्मॉल डिफरेंसेस भी हों, लेकिन स्मॉल सैंपल साइज अगर है, इवन लार्ज डिफरेंस भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है लार्ज डिफरेंस है, तो आप स्मॉल सैंपल साइज भी चल जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल डिफरेंस आएगा, तो आपको फिर लार्ज सैंपल साइज रखना चाहिए। तो लार्ज सैंपल साइज जो है, और उसमें नेचुरली अनएथिकल भी हो जाता है, कास्ट आ जाती है, और ड्यूरेशन भी आपका बढ़ जाता है, स्टडी अनएथिकल है, ठीक है ना। और इसलिए स्मॉल सैंपल साइज है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं आपको मिल नहीं रही, वो भी अनएथिकल है। अननेसेसरी आपने ह्यूमन सब्जेक्ट को रिस्क एक्सपोज किया विद नो बेनिफिट साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है ना। ये फार्मूलाज हैं, ये आप सॉफ्टवेयर है, ये क्रॉस सेक्शन स्टडी का फार्मूला है, और इसके साथ ये कुछ वेबसाइट है, सैंपल साइज कैलकुलेशन, राव सॉफ्ट है, और ओपन एपी है कंपेरिजन मीन के लिए, WHO सैंपल साइज कैलकुलेटर है। आप स्टैटिस्टिशियन की हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की ले सकते हैं, आपको खुद नहीं आता तो। लेकिन स्टडी स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट एबल टू कैलकुलेट योर सैंपल साइज, ठीक है ना, वो जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको कर देता है क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो नेचुरली जब आप देखना, आप लिखना है प्रोटोकॉल में, तो आप लिखना है कि सैंपल साइज वाज कैलकुलेटेड बाय स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जो किससे किया। पावर ऑफ स्टडी आपने 80% रखी, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है नॉर्मली, प्रोपोर्शन P1 P2 और प्रेवलेंस इन कंट्रोल ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से करके आपने लिखनी है। सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी हम इस पर डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी है तो उसके अंदर सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, या क्लस्टर सैम्पलिंग है। या अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो उसके अंदर फिर आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। जो भी जिस टाइप की सैम्पलिंग है वो आपने सैम्पलिंग टेक्निक का नाम देना है। ये ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको कंप्यूटर भी रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, वो भी आप कर सकते हैं। ये स्टैट ट्रैक है, तो इसमें भी आप डाल के अपना डाल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी है। अब सैम्पलिंग टेक्निक तो हमने आप सिस्टमेटिकली करते हैं, जो भी अपना सैंपल साइज मसलन आप डिसाइड कर लेंगे हॉस्पिटल से एवरी 1/3 या एवरी 4th पेशेंट इन OPD आई विल गेट द डेटा, तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो इसके साथ स्ट्रेटिफाइड में होता है कि ग्रुप्स, जहाँ पर डिफरेंट रीजन्स हैं या डिफरेंट जेंडर्स हैं, तो वो उसमें आप ग्रुप्स बना के हर ग्रुप से फिर आप डेटा सैंपल सेलेक्ट करके रैंडमली तो या सिस्टमेटिक तो फिर उनको कंबाइन कर ले, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं स्ट्रेटिफाइड में। और इंक्लूजन क्राइटेरिया आपने देना है जो भी है। मसलन ये क्रोनिक रीनल पेशेंट है, हेमोडायलिसिस सेलेक्टेड हॉस्पिटल, विलिंग टू पार्टिसिपेट सच स्टडी, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन। और इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएगा कि टर्मिनली इल पेशेंट मेरी स्टडी में नहीं होंगे, डू नॉट नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश, वो भी नहीं मैं लूंगा, यूज टू कंट्रोल डिफरेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो ये सारी चीजें आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया भी आपने स्टडी नॉर्म में यही नहीं होता कि जो आपकी स्टडी में इंक्लूजन है उसका रिवर्स एक्सक्लूजन कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये आपने देने वेरिएबल आपको पता ही है, यानी करेक्टर इंडिविजुअल थिंग दैट इज मेजर ऑब्जर्व असेस्ड, वेरिएबल है। वेरिएबल इसी के वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाँ वो हाइट है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, एजुकेशन लेवल है, ये सारे वेरिएबल अपनी स्टडी में डिफाइन करना होता है। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में क्वेश्चनरी हो सकती है या स्टडी परफॉर्मा हो सकता है, जो भी है उसको आपने मेंशन करना है। लेकिन उसका जरूरी है जो भी आप क्वेश्चनरी यूज करें उसके आपने मेथडोलॉजी देना होता है, इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो एसपीएस पायलट स्टडी करके आपको एसपीएस कैलकुलेट कर देता है, करोन बैच अल्फा जो है तो वो आ जाएगा, और जो वैलिडिटी है वो एक्सपर्ट आपका डिटरमिन करके देते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चनरी आप यूज करें, अगर फ्री है ऑनलाइन क्वेश्चनरी वो यूज कर लें, अगर आपको क्वेश्चनरी फ्री नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप आथर से लेके ईमेल लेके रिटर्न परमिशन लेंगे उसकी क्वेश्चनरी यूज। अगर आपने बनानी है, आपने डिजाइन की है, तो फिर उसके लिए भी उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी जरूरी है कैलकुलेट करनी। तो ये सारी चीजें हैं। स्टडी प्रोसीजर ये सारा आपने लिखना होता है। ड्रग स्टडी में, सब स्टडीज के अंदर बायोलॉजिकल सैंपल है, बिहेवियर स्टडीज है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, ये सारा आपने देना होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप अपने फ्री टाइम में देख लेना। ये एग्जांपल दिए कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है, डाटा असेस। तो हु विल बी एबल टू असेस द डेटा ऑफ डेटा कलेक्शन, हाउ लॉन्ग इट विल बी स्टोर्ड एंड हाउ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई विल बी प्रोटेक्टेड। तो आपने अपने प्रोटोकॉल में लिखना होगा कि डेटा जो है कॉन्फिडेंशियली उनकी एनोनिमिटी रखी जाएगी, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये श्योरिटी दिलानी होती है पार्टिसिपेंट को, और उसका पर्सन नाम पब्लिकेशन में कहीं नहीं यूज होगा। तो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। और क्रॉस सेक्शन स्टडी की एग्जांपल है, तो इसमें टू ट्रीटमेंट को है, पेशेंट विल बी एडवाइज्ड टू अप्लाई टीचर। तो ये सारा डिटेल आप पढ़ लेना। ये भी क्रॉस सेक्शन स्टडी का डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है। स्टैटिक एनालिसिस जब आप लिखते हैं अपने प्रोटोकॉल में कि मैं स्टैटिक एनालिसिस क्या करूंगा, तो उसमें आपने नेचुरली लिखना है कि भाई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अगर आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, आपको टाइप ऑफ डेटा पर होना चाहिए, उसका तो आप जाने परसेंटेजेस और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अगर आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपने कौन सा यूज किया, काई स्क्वायर यूज किया, टी टेस्ट यूज किया, नोवा यूज किया, वो भी मेंशन करना होता है। पी वैल्यू आपने कितनी रखी है, कट ऑफ वैल्यू नॉर्मली लेस देन 0.05 रखते हैं, तो वो भी आपने यू हैव टू मेंशन इन दी स्टैटिक एनालिसिस ऑफ योर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मैंने बता दिया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना, टेस्ट पी वैल्यू, ये सारी चीजें आपने कॉन्सेप्ट वगैरह लिखना होता है। तो एथिकल कंसिडरेशन में एक तो ये है कि आपने रिटर्न अप्रूवल एथिकल रिव्यू कमेटी की लेनी होती है, उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते। या इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड है तो इन्फॉर्म कंसेंट वाला परफार्मा भी साथ लगाना होता है, और साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आपने डिक्लेयर करनी होती है। तो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ होती है, आपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि ये स्टडी है और इसका ये मकसद है, इसमें कोई रिस्क है, जो बेनिफिट है वो भी आपने बताने होते हैं। और ये भी आपने ऑप्शन देनी होती है स्टडी पार्टिसिपेंट को कि दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी टाइम। उसमें कोई हम उनको पेनल्टी नहीं, अगर पेशेंट है तो उनको ये नहीं कि उनकी ट्रीटमेंट हम डेल्ट कर लेंगे या उनको डिस्चार्ज कर देंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हेलसिंकी डिक्लेरेशन है वो पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो उनके उसके बाद कुछ रिटर्न होता है, आपने साइन कराने होते हैं, कोई वर्बल कंसेंट भी कुछ स्टडी में ले ली जाती है, तो ये आपने मेंशन करना होता है अपनी स्टडी प्रोटोकॉल के अंदर, ये ज़रूरी है। लीगल राइट्स होते हैं, और ये ठीक है। और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन डिक्लेयर की उसमें एथिकल प्रिंसिपल है,
तो उसमें आप एग्जांपल है, आई हैव रेड दिस प्रोटोकॉल, एग्री टू कंडक्ट दिस ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद ऑल stipulation of the protocol in accordance with the declaration and securities amendment, इस तरीके से चीजें हैं ना। तो एथिकल चेकलिस्ट में ये चीजें जरूरी है, और परमिशन, रीचिंग सर्च सेटिंग, एथिकल क्लियरेंस, सारी चीजें आपने मेंशन करनी ले ली है, आपने एथिकल अप्रूवल ले ली है, इन्फॉर्म कंसर्न ले ली है। तो स्पेसिफाई दी हाउ द एथिकल डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंगेजिंग ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स आर बीइंग सेफगार्डेड। तो प्लेजिज्म अवॉइड करें। प्लेजिज्म होता है कि आपने कॉपी करना अदर पीपल आइडिया द वर्ड्स विदाउट क्लियरली एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। आप अपनी बना के उनको पेश कर देते हैं, तो इसको अवॉइड करें। इसका अब तो सॉफ्टवेयर अनडिटर्मिनेबल हो जाता है, तो समटाइम्स आपको यू मे बी पेनलाइज्ड, आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जा सकता है प्लेजिज्म पे। तो अगर आपकी फंडिंग है तो उसमें अपने अपने टाइम लाइन या गैंट चार्ट जिसको कहते हैं वो भी साथ देना होता है। रिसोर्स फैसिलिटी फॉर एग्जांपल, इस तरह की स्टडी टाइम लाइन है कि सिनॉप्सिस राइटिंग एंड अप्रूवल होगी 1 महीने में, डाटा कलेक्शन पे अगर 3 मंथ्स में, डाटा प्रोसेसिंग अगर 2 महीने में, थीसिस राइटिंग अगले 3 मंथ्स में। तो ये इसको कहते हैं स्टडी टाइम लाइन। ये नॉर्मली जो होते हैं ना फंडेड प्रोजेक्ट, उसमें नॉर्मली हमें देना पड़ता है। ये भी उसी की एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी है। बजट भी आपने कैलकुलेट करना होता है कि फ्यूल है, अगर आपकी फंडेड स्टडी है फिर आपने प्रोटोकॉल में बजट कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना। रेफरेंस नॉर्मली प्रोटोकॉल में 10 to 15 जो आपका आर्टिकल है उसमें तो कम से कम 15 to 25 मिनिमम होनी चाहिए। और रेफरेंस जो प्रोटोकॉल है इसमें 10 to 15 रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस, रीसेंट रेफरेंस जब हम बात करते हैं तो वो नॉर्मली विद इन लास्ट 5 ईयर्स, कम से कम 50% रेफरेंस विद इन लास्ट 5 ईयर्स होने चाहिए। सम लोकल रेफरेंस भी बड़ा ज़रूरी है, इंटरनेशनल रेफरेंस दोनों दें, और ये बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली मोस्ट जनरल जो हैं वैंकूवर स्टाइल मांगते हैं रेफरेंस का, कुछ हैं जो हार्वर्ड स्टाइल भी मांगते हैं, या एपीए स्टाइल है। तो इसमें वैंकूवर स्टाइल में तो नेचुरली ऑथर्स का नेम आ जाता है, फिर टाइटल आ जाता है, फिर नेम ऑफ जर्नल आ जाता है, ईयर पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर वगैरह इस तरीके। वो आजकल तो इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सॉफ्टवेयर हैं, एंड नोट है, मेंडले है, वो आपको खुद ही जो भी स्टाइल आप चाहें आपको वो सर्ट कर देता है, आपकी रेफरेंस लिस्ट भी बना देता है। तो उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। बुक से, मोनोग्राफ से भी दे सकते हैं, जर्नल का है। तो ये एडनोट, मेंडले सॉफ्टवेयर, रेफरेंस प्रोग्राम्स का तो यही यूज़ होते हैं। इसका भी सेपरेट लोग वर्कशॉप्स करते हैं, सीखते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल। एनी टाइम आप मेरे पास भी आ जाए जब भी कुछ सीखना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह आपको विद इन 10 मिनट्स। लेकिन यह है कि उसमें एंड नोट आपके इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैपटॉप पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपेंडिक्स जो प्रोटोकॉल के साथ लगाएंगे, स्टडी क्वेश्चनरी की एक कॉपी लगाएंगे, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म की लगाएंगे, और अगर आप जो है एथिकल रिव्यू कमेटी से अप्रूवल हो गया है तो वो लगाएंगे। बजट डिटेल अगर आप फंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो वंस द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड देन नेवर डेविएट फ्रॉम द प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल से डेविएट नहीं कर सकते। आप जब का एथिकल अप्रूवल होगी है, अगर आप उसमें डेविएट करते हैं फिर आपको अगेन आपको उसको एथिकल अप्रूवल लेनी पड़ती है। समथिंग इंटरेस्टिंग इन बिटवीन योर स्टडी, देन ऑब्जर्व एंड प्लान ए साइमल्टेनियस स्टडी, collect information that you need, never collect irrelevant extra information, always fill information on performing, this will guide you on missing information, simultaneously make computer flow sheets for analysis। ये सारी चीजें हैं। अब ये है कि मैंने जो आपको बताया है कि आप गाइडलाइन को फॉलो करें, तो कर सब तो गाइडलाइन है, इक्वेटर गाइडलाइन जिसको कहते हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल की भी है, ये क्लिनिकल प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है, इसको आप फॉलो करके लिखें। तो अगर आप इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए स्पेशली अपना आर्टिकल या भेजते हैं तो फिर उसमें वो गाइडलाइन का ज़रूर पूछते हैं कि आपने गाइडलाइन फॉलो की है, उसके मुताबिक वो देखते हैं। स्पेट गाइड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिकमेंडेशन फॉर इंटरवेंशन ट्रायल्स, तो ये आपको ऑनलाइन इक्वेटर गाइडलाइन इसको कहते हैं, अवेलेबल हैं। और ये भी आप अगर क्लिनिकल आपकी प्रोटोकॉल है तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, स्पेट गाइडलाइन, ठीक है ना। और इसके साथ जो अगर आपकी एपिडेमियोलॉजी ऑब्जर्वेशन स्टडीज है, स्टोप गाइडलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके ये मुख्तलिफ होते हैं। ये हम तो अब अपने डिपार्टमेंट में जब हम आपको जो हमारे अभी यूज इधर बैठे हैं पार्टिसिपेंट, उनको पता है कि हम जो जर्नल क्लब करते हैं एवरी 15 डेज के बाद, ट्वाइस ए मंथ,
उसमें इन्हीं गाइडलाइन के मुताबिक हम आर्टिकल्स को क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहे होते हैं। ये ठीक है भाई, आप में से कोई बताएगा? हाँ भाई, इकरा या फातिमा, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. भाई कोई है? Yes, sir. We are here listening to you. अच्छा, कौन? फातिमा जुबैर है या No. इकरा बोल रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर हम दोनों ही हैं। हाँ, आप तो, हम तो ये कराते हैं ना जर्नल क्लब डिपार्टमेंट Yes, में, sir. तो Yes, उसमें sir. सारी चीजें इन गाइडलाइन की हिसाब से ही हम आर्टिकल को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे होते हैं, है ना? Yes, तो sir. Yes, sir. इसी तरह से होता है। आएंगे Yes, तो yes, फिर ज्यादा चांस है आपके। ठीक है, yes. तो ग्रांट प्रपोजल है, ऑप्शंस हैं, अब आपने म्यूट कर दी काइंडली, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपने रजिस्ट्री करानी है, क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो फिर उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल ये .gov है, ये अमेरिकन है, पाकिस्तान इसी के साथ अटैच है, और इसी में आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है अगर क्लिनिकल स्टडी करना चाहते हैं। तो आप अपनी आर्टिकल पब्लिश भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। ये मेडिसिन है, ये भी जर्नल वाले, ये भी अपना प्रोटोकॉल को पब्लिश करते हैं, और अपनी, पहले तो नहीं होता, लेकिन अभी आप अपनी स्टडी प्रोटोकॉल आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश भी करा सकते हैं। और बायो प्रोटोकॉल है, दूसरा ये है BMC पब्लिक हेल्थ है, ये भी करते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ओपन है, ये भी प्रोटोकॉल को पब्लिश करते हैं। कुछ ऑफ कोर्स चार्जेस है, कुछ फ्री भी है प्रोटोकॉल है, और ये फिजियोथेरेपी का जर्नल है, ये भी प्रोटोकॉल को पब्लिश करते हैं। तो नॉर्मली जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है CMA लाहौर मेडिकल कॉलेज में, जो कि एथिकल रिव्यू कमेटी को भी मैं देख रहा हूँ, आई एम चेयरमैन ऑफ दैट, तो हमने जो सर्कुलेट किया हुआ है अपने फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट के दरमियान प्रोटोकॉल, और हमारे कॉलेज की वेबसाइट भी हमने दिया हुआ है, उसमें नॉर्मली हम ये उनको फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोटोकॉल सबमिशन करने का। टाइटल पेज होगा, और उसके साथ उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोसेस है, और प्रोसेस के बाद फिर आपकी स्टडी सेटिंग है, मेथोडोलॉजी के अंदर स्टडी डिज़ाइन है, सेटिंग है, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एथिकल कंसिडरेशन, रेफरेंसेस, ठीक है ना। और एनेक्सेस में फिर आप लगाते हैं साथ स्टडी परफॉर्मा या क्वेश्चनरी और कंसेंट फॉर्म, ये दो चीज़ें आप उसके साथ। प्लेजियज्म भी हम आजकल रिपोर्ट साथ लगाते हैं कि सबमिट करने से पहले, क्योंकि बहुत लोग कॉपी पेस्ट बहुत करने लग गए थे, तो हमने कहा कि नहीं, साथ आप अपना ये प्लेजियज्म रिपोर्ट भी लगाए साथ। तो ये सारी चीज़ें हम करा रहे हैं। तो आप अगर इन समरी यूज़ करें, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, आपको मुझे बताएगा कि भाई मेन कंपोनेंट जो है रिसर्च प्रोटोकॉल के क्या होते हैं? हाँ जी, कि सो गए सारे? कोई एक दफ़ा ज़रा समराइज कर दे मुझे कि भाई अभी तक जो हमने मेन कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ उनके नाम बता दें कि रिसर्च प्रोटोकॉल जो है या सिनॉप्सिस है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? Yes, sir, sir. I'll tell you. Sir, first is title. Sir, this is basically test. फातिमा जुबैर सर। फातिमा जुबैर जी बताएं। जी सर, आपने बताया एक निमोनिक टेस्टर। बताएं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं रिसर्च प्रोटोकॉल के? यस सर, आपने निमोनिक बताया, टेस्टर। सर वी विल फॉलो दैट। T फॉर टाइटल, I फॉर इंट्रोडक्शन, S फॉर सर सब्जेक्ट मटेरियल्स एंड इंट्रोडक्शन, सब, I फॉर इंट्रोडक्शन, S फॉर सब्जेक्ट्स मटेरियल्स एंड मेथड्स, ठीक है, E फॉर एथिकल अप्रूवल, ठीक R है फॉर रेफरेंसेस एंड डाटा कलेक्शन टूल एंड क्वेश्चनियर। जी, R फॉर रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो Yes sir, and data collection tool and questionnaire was at the end sir. हाँ, बिल्कुल यही है Yes. कि सबसे पहले हमने टाइटल पेज लिखना है, उसके बाद उसके अंदर सारे जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और दूसरे को इन्वेस्टिगेटर के नाम आ जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट का नाम, ईमेल, उनके नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और yes. उसके साथ जो फिर नेक्स्ट जो है Introduction. इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स,
ठीक है ना। सब्जेक्ट मटेरियल्स एंड मेथड्स, यस। ऑब्जेक्टिव जो है स्मार्ट के नाम से है, हमने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव जो है स्मार्ट के नाम से है। तो एस फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जनरलाइज नहीं होना, वेग नहीं होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए। आर फॉर रेलेवेंट या रियलिस्टिक हो, ठीक है ना। और टी फॉर टाइम बाउंड हो। तो स्मार्ट के नाम से आप ऑब्जेक्टिव जो है उसको याद रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रेशर डेफिनेशन, जो वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं वो भी ज़रूरी है, उनको एफिकेसी, इफेक्टिवनेस या इस किस्म के वर्ड जो है वो उनकी आप प्रेशर डेफिनेशन देंगे, इस तरह हम इनको मैयर करेंगे, ठीक है ना। या एनीमिया का लफ्ज़ यूज हुआ है तो वो भी ज़रूरी है। तो मैथडोलॉजी के अंदर फिर नेचुरली आपने स्टडी डिज़ाइन बताना है, आपने उसके साथ सैंपल स्टडी साइट, प्लेस एंड ड्यूरेशन स्टडी, सैंपल साइज बताएंगे। सैंपल साइज के साथ आपने बताना है कि सैंपल कैसे कैलकुलेट किया गया है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, ट्यूनिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारा बताना है। और उसके साथ मैथडोलॉजी के अंदर डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आप कैसे डाटा क्वेश्चनरी यूज़ करेंगे, स्टडी परफॉर्मा यूज़ करेंगे या गूगल फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो सारा आपने डाटा कलेक्शन प्रोसीजर बताना है। और डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के बाद फिर आपने डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन सा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा, और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कौन सी यूज़ करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, और एसपीएस या जो भी है उसके साथ सारी चीज़ें आपने स्टैटिक एनालिसिस में मेंशन करनी है। और स्टैटिक एनालिसिस के बाद फिर फर्दर जो है एथिकल कंसिडरेशन है। डाटा एनालिसिस के बाद आपने एथिक्स का बताना है, इन्फॉर्म कंसेंट का, उनकी स्टडी पार्ट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और इन्फॉर्म कंसेंट का बताना है, ये ली गई एथिकल अप्रूवल का, सारी चीज़ें आपने, वो एथिकल कंसिडरेशन है। और फिर एनेक्सेस जो है प्रोटोकॉल के साथ दो लगाने होते हैं, एक क्वेश्चन है या स्टडी परफॉर्मा जो भी आपने यूज़ किया, और इन्फॉर्म कंसेंट का जो है ये एनेक्सर, ये दो एनेक्सर भी अपने साथ लगाने होते हैं। तो इस तरीके से ये है। और कोई और सारे लोग, बाकी लोग कोई नहीं अटेंड कर रहा। फातिमा ज़ुबैर आप अकेली कर रही हैं अटेंड? No, sir, I'm here, Dr. Ikra. अच्छा, तो अच्छा आप भी अटेंड कर रही हैं। डॉक्टर इकरा तो दो ही होगी फिर तो। मतलब ये है, बाकी लोग फिर किधर हैं? क्योंकि इसमें तो पार्टिसिपेंट तो मेरा ख्याल 9-10 के करीब हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। हाँ? तो बाकी किधर है? बाकी कोई कंट्रीब्यूट करेगा, इसको समराइज करेगा जो आज हमने डिस्कस किया प्रोटो राइटिंग में? है? क्यों नहीं? कोई और कोई भी नहीं है प्रेजेंट? सिर्फ आप दो हैं, क्योंकि 9-10 के करीब लोग हैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो लेकिन आप पार्टिसिपेट आप सिर्फ दो ही कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई वो नाम नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? हाँ जी। जी सर, स्टार्ट पे 10 थे, आप 6 हैं? पार्टिसिपेंट। स्टार्ट पे 10 पार्टिसिपेंट थे लेकिन आप क्या 6 बताया हैं। आपने? सर स्टार्ट पे 10 पार्टिसिपेंट थे, अब 6 ने ज्वाइन की हुई है मीटिंग, जिसमें से अच्छा, मेरा ख्याल है हाँ डॉक्टर नहीं और कोई गुजर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी देखें, जी सर। लेकिन ये है कि ये देखो, ये चीज़ें देखो जी, हमने जो भी है ये करेक्ट है कि आपको जो है, जब मेन मकसद आप रिसर्च सीखते हैं, मेन मकसद आपका होता है आर्टिकल राइटिंग या डेजिटेशन राइटिंग या सिनॉप्सिस प्रोटोकॉल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग के लिए भी आपको प्रोटोकॉल राइटिंग जरूरी है, क्योंकि परमिशन आपने लेनी होती है एथिकल रिव्यू कमेटी से, उसके बगैर आप रिसर्च कर नहीं सकते। तो जो जर्नल पब्लिकेशन के लिए अब आर्टिकल भेजते हैं, फिर भी वो मांगते हैं कि आप कोई एथिकल अप्रूवल दें, साथ दिखाएं जो आप भेजें अपना एथिकल अप्रूवल लेटर। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। अगर प्रोटोकॉल राइटिंग आपको आएगी, फिर आपको आर्टिकल राइटिंग भी आएगी। आर्टिकल राइटिंग भी हम मेडिकल राइटिंग में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आप बाकी तो आज रेपुटेशन होगी है, लेकिन एक रिजल्ट डिस्कशन ही जो है, जो हमने आज डिस्कस नहीं की, तो वो आर्टिकल में होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये असल तो मकसद जो आप रिसर्च सीखते हैं,
असल मकसद तो है कि आपको प्रोटोकॉल राइटिंग आनी चाहिए, आपको आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए, अगर आप डेजर्टेशन थीसिस वो भी आपको आना चाहिए। मेन तो नॉर्मल लोग पब्लिकेशंस के लिए ही सीखते हैं, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि आपने टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ मेंशन करनी है, आपकी ऑब्जेक्टिव में कैसे स्टार्ट होनी है, आपकी मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद नेचुरली फिर रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है, अगर आर्टिकल है तो, अगर वो आपका आर्टिकल नहीं है तो फिर तो, क्योंकि बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करना, इनको बता दें कि ये जो मैसेज कन्वे कर दें कि भाई आप आगे ये है कि हमारा जो लास्ट, अभी दिस इज लास्ट लेक्चर, लेकिन ये है कि 30th को आपका सिर्फ होगा रैप अप, उसके अंदर फीडबैक होगा और आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर जो है हमने 100 मार्क्स शुरू से रखे हुए हैं और बताया भी हुआ है कि 60 MCQ होंगे और आपको उसी ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करने होंगे। वो सॉफ्टवेयर हमने तैयार बनाया हुआ है डॉक्टर अक्सा ने, और उसमें आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे का टाइम है 60 MCQ के लिए, और आपने जो है उसको उसी तरह अटेम्प्ट करना, और फिर मार्किंग करके हम आपको बता भी देंगे, तो वही टाइम फिक्स होगा, और ऑटोमेटिकली जब आप 1 घंटा खत्म होगा तो टाइम वो आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। और इसी तरीके से 40 मार्क्स की आपने 30 सितंबर या इससे पहले आपने जो असाइनमेंट है, एक प्रोटोकॉल आपने प्रिपेयर करके, अपने जो भी आपको टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का है उस पर एक प्रोटोकॉल राइट अप करके यू हैव टू सबमिट एज ए असाइनमेंट। तो इसके टोटल मिलके 100 मार्क्स हो जाएंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू गेट दी सर्टिफिकेट इन हेल्थ रिसर्च, क्योंकि आप उसके बाद सर्टिफाइड हेल्थ रिसर्चर बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्टेज पे शायद आपको रियलाइज ना हो, लेकिन वंस यू विल अप्लाई फॉर सम जॉब नेशनली या इंटरनेशनली, और आपके पास ये भी सर्टिफाइड हेल्थ सर्टिफिकेट हेल्थ रिसर्च का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और यू विल बी कंसिडर्ड सर्टिफाइड हेल्थ रिसर्चर, तो ये फिर आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। लेकिन इसके साथ साथ आपको नेचुरली लर्निंग जो है उसमें भी हमें पता चलना चाहिए कि आप यू हैव लर्न, नेचुरली फीडबैक लेंगे। तो चलो फिर अब ये एनी क्वेश्चन या कमेंट्स कोई अगर है तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। बताएं। ये है साइंटिस्ट विद पब्लिकेशन, जो लोग उनके तो ज़्यादा कितने फ्रूट्स हैं और सारे वो है द प्रोग्रेस साइंटिस्ट, जिनकी साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, अगर जो पब्लिकेशन नहीं करते थे उनके पे देख लें इसी तरह के ट्रीज होते हैं, तो बिल्कुल कोई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। तो ये इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट्स एडिशन, तो आप इकरा कोई है आपके क्वेश्चन कमेंट्स? No, sir, thank you. It was very informative and the last slide was very interesting. हैं? So the last slide was very interesting, which you showed that the scientists without publications and with publications. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? Sir, thank you. आप लोगों की तो रेपुटेशन, आप तो पहले भी अटेंड कर चुके हैं फैकल्टी वर्कशॉप में, तो Yes, तो आपका फातिमा thank ज़ुबैर, you आपका कोई कमेंट्स क्वेश्चन? so much. No sir, I have already said thank you so much sir. It was a very wonderful lecture. अच्छा, चलो चलो ठीक है, इफ देयर इज नो क्वेश्चन स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू सर। सी यू ऑन 30th ओके सर, अल्लाह सितंबर आफ्टर हाफिज। 2 वीक्स। तो उसमें आप यू मस्ट प्रिपेयर जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है, ताकि आपका हम जो टेस्ट लेंगे उसमें यू शुड गेट 100% मार्क्स। ओके, थैंक यू। ओके।